उसके बाद अपन बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पर क्या असर पड़ता है। अब अगर ये समझ गए इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ग्रोथ हार्मोन का, तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे पहला इनका जो इफेक्ट है वो फैट के ऊपर देखें तो ये फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज कराता है ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में, जिसे हमारा बॉडी एनर्जी बना सकता है, बनाता ही है। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपना फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से देखो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अपना तो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले सेल आपका यूज करता है कार्बोहाइड्रेट को ही, लेकिन एनर्जी उससे कम मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में अगर एनर्जी 2x मिल रही है तो फैट से आपको 4x मिलेगी, जस्ट डबल एनर्जी मिलती है। लेकिन सेल प्रेफरेंस किसको देता है? कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए, मींस ब्रेक करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। क्यों होता है उसका रीजन आप बायोमोलिक्यूल में समझ पाओगे जब इन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब, ठीक है। लेकिन अभी अपन ग्रोथ हार्मोन की बात देखें तो ये प्रेफरेंस को चेंज कर देता है। प्रेफरेंस क्या है कि कार्बोहाइड्रेट पहले यूज होगा फैट के कंपैरिजन में, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का देखें तो ये प्रेफरेंस कैसा हो जाता है, फैट ज्यादा यूज होगा कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। ये उल्टा कर देता है। ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है वो देखो। एंड प्रोटीन के अब सीक्वेंस देख लो, आपका सेल कैसे यूज करता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, फिर फैट यूज करा जाता है सेल के थ्रू, और सबसे लास्ट में प्रोटीन का यूज करा जाता है। अब ये नॉर्मल सीक्वेंस है सेल का यूज करने का, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट का, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज कर देता है ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन हमेशा लास्ट में ही यूज होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रेफरेंस की वजह से क्या हमारी बॉडी का फायदा क्या होगा कि फैट इनटेक अगर हम ज्यादा कर रहे हैं, बॉडी में फैट स्टोर होता है फॉर द फ्यूचर यूज। और जैसा कि अभी आज के टाइम की बात करें तो कोई ऐसा है नहीं कि वो हंगर की कंडीशन में ज़्यादा होता है। खाना लगभग सबको रोज मिल जाता है और सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो उसकी बॉडी को नहीं मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट या कम मिल रहा है। कम हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं पाता आज के टाइम पे। तो फैट स्टोर ही रहता है, स्टोर ही होता जाता है और बढ़ता जाता है। तो आप ग्रोथ हार्मोन अगर आपका ठीक है तो आपका फैट बर्न करने में मदद करेगा, और फैट जितना ज़्यादा स्टोर, उसके बाद आप समझ रहे हो ओबेसिटी की कंडीशन में ले जाने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसी का है। पेट पर इसका असर देखो। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, सो इट इज कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन। ये प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये सेल का जो अपटेक होता है ग्लूकोज यूज करने के लिए, हर सेल जो आपकी बॉडी की सेल है वो ग्लूकोज ले जाएगी और उसका ब्रेक डाउन करेगा, वो रेस्पिरेशन जिसमें हम पढ़ा होगा, है ना। तो वो ब्रेक डाउन को, इस अपटेक को ही ये ब्लॉक कर देता है। जब ग्लूकोज सेल लेगा ही नहीं तो क्या ही ब्रेक करेगा। जो एक्चुअली पहला जो स्टेटमेंट था कि फैट का ब्रेक डाउन ये इंक्रीज करा देता है, इसी वजह से अपटेक ऑफ ग्लूकोज कम हुआ तो फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट सेल अपटेक ही नहीं करेगा, ब्रेक ही नहीं करेगा, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम है ब्लड, उसी में ग्लूकोज फ्लो करता है पूरी बॉडी तक, तो वो ग्लूकोज उसी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा। और डायबिटीज़ में आपने क्या पढ़ा था? डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाना, जो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड में होना चाहिए ग्लूकोज से, उससे ज़्यादा हो जाना। तो जब अपटेक को कम करेगा तो कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये डायबिटीज कॉज करता है। हाँ जी, हाँ, इसी को शुगर बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो क्या होगा, उसका आपको डिसऑर्डर समझना है। डिजीज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब लेस सिक्रेशन, दूसरा वर्ड है हाइपर सिक्रेशन मतलब मोर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन हो जाए। किसका? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का, बोले तो ग्रोथ हार्मोन का। पहले हम हाइपोसिक्रेशन देखेंगे,
इसकी हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस। दोनों कंडीशन देखना, इसके लिए कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर बचपन में एडोलेसेंस में आपका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो आप उसको बोलोगे क्या, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म इज द ऑब्जर्व। आपका डॉर्फिज्म होगा, उसका नाम क्या होगा, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड का डिफेक्ट कोई है, देखो एक तो सिक्रीशन कम हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइपोसिक्रीशन अगर और आपका हो सकता है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, तब उसको बोलेंगे एटिलियोसिस, ठीक है। एंड क्लोन ऑफ जो आपका वो क्लाउन्स ऑफ द सर्कस होता है, जो जोकर इसे कहते हो, वो यही होते हैं। देखा होगा जोकर, उनके लिए वर्ड यूज करा जाता है मिडगेट्स। ऐसे छोटे छोटे से वो होते हैं ना लोग, हाँ बौने लोग, तो वो जो यूज करे जाते हैं वो यही लोग होते हैं। हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन अगर आपका कैसा हो जाए, कहाँ पे, चाइल्डहुड में, तो आपकी बोन जो है हाथ पैर की वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी एंड पर्सन जो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसको बोलेंगे जिंजियाटिज्म। और इसी का एग्जाम्पल है आपका वो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट्स में हो जाए, इवन वही मेनली इस एज में, मिडिल एज में, तो आपको इसका रिजल्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा। मतलब जो एक नॉर्मल फिगर होता है ह्यूमन बीइंग का, वो नहीं रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा, एक्सेस एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ फेस हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, फोर लिम्स का, जिसे हम एक्रोमेगैली कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकता है। क्योंकि आप सोचो, कोई भी हड्डी बढ़ती जा रही, कितना प्रॉब्लम होता होगा, और खलीजी के साथ तो यही है ना। एंड द डिजीज is hard diagnosed in the early stage and often goes undetected for many years। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये कई सालों तक बहुत मुश्किल है पता कर पाना अर्ली एज में। बाद में तो पता ही चल जाता है। तो इसलिए इसको जब तक उसके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस नहीं आने लगते, तब तक कोई डॉक्टर भी इसको थोड़ा सा मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए जरूरी होता है कि बच्चों पे ज़्यादा ध्यान मतलब देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आज ये पाउडर वाली दुनिया है उससे दूर रहना चाहिए। आज मुझे लगता है 90% माएँ जो है ना, वो पाउडर पिला देती हैं। पाउडर चाहे वो सिंथेटिक दूध हो, या फिर उसके बाद वाला वो पाउडर और आता है कई नामों से, क्या, हाँ वो है ना, वो आप लोगों ने खूब पिया होगा। ये पाउडर बिल्कुल बकवास है। इन पाउडर्स से बचा के रखो, नहीं तो फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ये पाउडर है प्योरली सिंथेटिक, पता नहीं क्या क्या मिला के दे रहा है, लिखने को तो कुछ भी लिख देगा। और ओवर सिक्रीशन जिंजियाटिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी का हो जाएगा। लो सिक्रीशन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म या स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे लोग होते हैं, है ना, कई नामों से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, PRL लिखो या फिर LTH लिखो। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड यानी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। दोनों फंक्शन इसी का है, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ एंड देन उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क शुरू कराना। हाँ, एक और आपने नाम सुना था हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन। ये इसका काम अलग है, ये है रिस्पॉन्सिबल है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए। तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि इसका फंक्शन क्या है। फॉर्मेशन ग्रोथ अलग बात है, फॉर्मेशन होगा तब इजेक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम अलग है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, इसे हम मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि माँ का काम जो एक
नेचुरल रोल है वो फीड कराना होता है, तो माँ का यही रोल होता है आई थिंक। तो मैटरनिटी, माँ कैसे बनेगी जब तक वो बच्चे को फीड नहीं कराएगी, तो माँ कहेगा। जब कोई बच्चा फीड करता है मींस माँ का फीड, वो ब्रेस्ट फीड करता है, तो उसका जो उसके इम्पल्सेस हैं, मोटर नर्व, उनके सेंसरी नर्व जो होते हैं वो ले जाते हैं पिट्यूटरी तक, और पिट्यूटरी का काम होता है ये ऑक्सीटोसिन का इस प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करना। और प्रोलैक्टिन का काम आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क बनना या बनता है, और फिर वो बच्चा अपना पेट भरेगा और क्या करेगा। उसके बाद है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। इसका काम क्या है? पहली बात तो ये ध्यान से देखना, एक नाम आपने सुना था एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, यहाँ देख लो पिक्चर में है, ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है ना, 2 एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 रीजन्स हैं। अभी आगे अपन जब पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, तो जब इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो 2 रीजन अपन को देखने को मिलेगा, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स और अंदर वाला जो रीजन है उसको मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, कुछ मेडुला वाला रीजन है। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, देखो यहाँ पे वर्ड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये कॉर्टिको वर्ड कॉर्टेक्स के लिए लिखा जाता है। स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे इसका कंट्रोल है, मेनली किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है, जो मेटाबॉलिज्म है एक्चुअली, उसको कंट्रोल करता है। अभी ये भी हम कॉर्टेक्स के साथ ही डिस्कस करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है। अभी बस इतना याद रखना है, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय ACTH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। उसके बाद है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर थायरोट्रॉफिक हार्मोन, TTH भी लिखा जाएगा। या फिर आपको इन जनरल आपने ये वर्ड सुना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट अब थोड़ा सा इस पे भी याद रखना, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, TTH भी लिखा जा सकता है। इनका काम होता है थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करना? स्टिमुलेट करना। और थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है? थायरॉक्सिन। TSH helps in almost all steps of thyroid hormone synthesis and it causes growth of thyroid gland, and secretion of TSH is stimulated by thyrotrophin releasing factor of hypothalamus। इसका भी सिक्रीशन इस फैक्टर से करा जाता है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जो किसका होगा? हाइपोथैलेमस का। और पिट्यूटरी से फिर वो TSH का सिक्रीशन बढ़ाता है। TSH का काम थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन का सिक्रीशन को बढ़ाना। अभी थायराइड ग्लैंड के साथ अपन वो भी डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन किधर है? नेक रीजन में, अभी वो भी अपन बात करेंगे। इसी के ऊपर 2 ग्लैंड्स और होती हैं एक्चुअली, 1-2 पेयर में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो आगे देखो, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इसका काम क्या है? इट इज सिक्रेटेड इन मेल एंड फीमेल बोथ, पहली बात ये याद रखना है। और दोनों में गैमेटोजेनेसिस करवाता है, गैमेटोजेनेसिस दोनों में ये करवाता है हार्मोन। इन मेल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है, तो उधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता रहे, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल चलता रहे, वो FSH का काम है। फीमेल्स में वो जेनेसिस को कंट्रोल या स्टिमुलेट करता है, जिसे हम कहेंगे क्या? ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल मींस जो एग रिलीज करता है, उसका नाम है। ये सब आपका 12th का सिलेबस होगा, उधर अपन बात करेंगे कैसे ये बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कैसे चलता है, वो जेनेसिस पूरा कैसे चलता है, वो उधर का बात है। बट हाँ, अभी इसका रोल तो पता होना चाहिए। वो जेनेसिस की जगह आप एक वर्ड ये याद कर लो, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का होता है, एक को हम बोलेंगे क्या? ये स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा ओवोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम।
एस्ट्रोजन हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल सेल्स, या जो ये ग्राफियन फॉलिकल का जो सेल होता है वही एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है एंड अफेक्टेड बाय एफएसएच। इसके भी सिंथेसिस को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा सा ये बात याद रखना है। उसके बाद एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH या फिर ICSH, क्या नाम है इसका, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करता है ओवल्यूशन को। ओवल्यूशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग। जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एग बनता है, एग होता है, मैच्योर एग होता है, एंड उससे वो इस एग रिलीज हो, ओवरी से बाहर आए अपना फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज अ ओवल्यूशन। फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं आता, एब्डोमिनल कैविटी फिर फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवल्यूशन इन फीमेल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। जब इस ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है, एग बाहर आ जाता है, तो जो रेस्ट स्ट्रक्चर बचता है, रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है, उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या होता है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन which is secreted by corpus luteum is also stimulated by LH। LH का काम है ओवल्यूशन कराना, ओवल्यूशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, एंड कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस करना। ह्यूमन बीइंग में, मेन में क्या इसका है, इसका हम नाम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे एक वर्ड आप ये भी ध्यान रखना, इट अफेक्ट द लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये है, तो इधर बीच में लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन लेडिंग सेल्स का से एक हार्मोन, ये मेल हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है, ICSH। ठीक है, तो ICSH LH का ही दूसरा नाम है, जो ह्यूमन मेल में इसको हम इस नाम से बोलते हैं, और उसका काम है मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाना। एंड मेल जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इट हेल्प्स इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। FSH एंड LH, अब देखो आपने प्रीवियसली FSH की बात की, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दोनों में सिक्रीट होता है, दोनों में इसका काम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये दोनों हार्मोन के लिए एक वर्ड या ध्यान में रखना, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन किस पर काम कर रहे हैं, गोनेट्स पर ही काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पर ही काम कर रहे हैं, टेस्टिस एंड ओवरी पर ही काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, GTH। ठीक है, तो कॉमन वर्ड है FSH and LH act combined form, so these are called synergistic hormone। मतलब क्या हुआ कि गैमेटोजेनेसिस अगर हो जाए, मान लो कि वो ग्राफियन फॉलिकल बन गया और LH नहीं सिक्रीट हुआ, तो एग बाहर ही नहीं आएगा, ओवल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक, सेम ऐसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही ना डेवलप हो, या फिर इवन टेस्टोस्टेरोन भी खुद हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो मेलनेस भी कंप्लीटली नहीं डेवलप होगा। तो इन दोनों हार्मोन का रोल एक दूसरे को मदद करता है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, कंबाइनली वर्क करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन या सिनर्जिस्टिक हार्मोन। और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट कब होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो इसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से, पैदा होते ही नहीं, आफ्टर बर्थ नहीं, जब आपकी एज प्यूबर्टी पर पहुंच जाती है, देन इनका जो रेगुलेशन है हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन है, क्योंकि आपका ब्रेन उस तब तक मैच्योर हो चुका होगा, देन ये इनका सिक्रीशन एंड सिंथेसिस बढ़ना शुरू होता है पिट्यूटरी से
पिट्यूटरी पे इनके सिग्नल्स आते हैं तो FSH NLH का सिक्रीशन शुरू होता है, और प्यूबर्टी एज से आपका सिक्रीशन इसका शुरू हो जाता है। तो मतलब जो आपकी गोनेड्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मेल का या फीमेल का प्यूबर्टी एज की बात करें तो अलग अलग है। मेल की बात करें तो कितना है 11 to 13 ईयर्स, और इधर फीमेल की तो 9 to 11 ईयर्स। तो इसके पहले वाला जो लाइफ होगा आपका, उधर आपका गोनेडोट्रोपिन्स नहीं बन रहे होते हैं, मतलब आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमीट नहीं बना रहा होता है। आफ्टर प्यूबर्टी या फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी तो आपका ये गैमीट बनना स्टार्ट, देन सेक्सुअली आप मेच्योर हो चुके होते हो। इस एज के बाद सेक्सुअली मेच्योर हो चुके होते हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो हार्मोन और उनका टारगेट ऑर्गन क्या है, फंक्शन क्या है, वो आपको बड़े अच्छे से पता है ना। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है इंटरमेडिन, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो स्किन है। इन मैन MSH इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब बिकॉज मिडिल लोब इज इल डेवलप्ड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। ह्यूमन मेल में MSH का सिक्रीशन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से माना जाता है, क्योंकि मिडिल लोब का डेवलपमेंट है इधर ह्यूमन मेल में, है ना, वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। मिडिल लोब आप ह्यूमन फीमेल्स में है, तो इधर मेल के लिए अलग ही कहानी थोड़ी सी याद रखना है ना। इनका रेगुलेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। MSH का सिक्रीशन बढ़ेगा तो आपकी स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, मीन्स डार्कनेस बढ़ती चली जाएगी, है ना। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज इन। अब आपने ये वाला जानवर तो देखा ही होगा, क्या बोलते हैं इसको, है कैमिलियन, है ना। ये एक कहावत भी है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है ये, ठीक है। तो ये कलर बदलते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, ये कलर चेंज कर लेते हैं। इवन आपने वो लिजार्ड देखा होगा घर में जो होता है, वो भी अपना स्किन का कलर चेंज करता है, अगर कभी ऑब्जर्व करा होगा तो। ऑब्जर्व करा ही नहीं है। अगर वो इस कमरे में रहेगा ना तो उसका लाइट जो स्किन का कलर होगा बिल्कुल लाइट सा होगा, और अगर वो इस टाइप के कमरे में रह रहा है जिसका मीन्स जो कलर है वो डार्क कलर है ना, तो उसके स्किन का कलर डार्क होगा। इसको बोलते हैं कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग का मतलब होता है अपने आप को अपने बैकग्राउंड में छुपाना। लाइट कलर है, लाइट कलर आपने इस कमरे का पेंट करवा दिया तो वो अपना लाइट कलर कर लेगा। क्यों? क्योंकि लाइट कलर से लाइट वो मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा, मीन्स अचानक से वो नहीं दिखेगा। अपने दुश्मनों से बचने का ये तरीका होता है। वो स्नाइपर्स देखे हैं, स्नाइपर्स या आर्मी के लोगों को कभी वो मूवी में देखा है, वो जब भी किसी मिशन उशन पे जाते हैं, या फिर उनके कपड़े का कलर देखा होगा आर्मी के, तो ऐसा ही क्यों है? वो कलर इसलिए है क्योंकि वो पेड़ पत्तों से मिलता जुलता है, मिट्टी से मिलता जुलता है। तो वो दूर से कोई अगर देखता है तो पहचान ही नहीं पाता कि वो इंसान है या फिर कुछ और है, कुछ लगता ही नहीं। या इवन जो स्नाइपर्स होते हैं वो जहाँ पे उनको मिशन के लिए जाना होता है उस टाइप के कपड़े पहन के वो जाते हैं, जिससे दूर से उनका जो कोई और एनिमी है वो पहचान देख ही नहीं पाता। तो ये कैमोफ्लैग है, इसको नेचुरली ये फेनोमेना है। कैमोफ्लैग का मतलब होता है टू हाइड हिमसेल्फ इन देयर बैकग्राउंड। ना अभी आओगे तो 12th में एक और है, पढ़ना होता है तो वो बताएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जाम्पल है, उधर पढ़ते हैं। अब इसमें कोई डार्क कलर वाला इंडिविजुअल बैठ जाए, मीन्स इसका कलर बिल्कुल ब्लैक सा हो, तो आप कहीं से भी यहाँ से बैठ के वहाँ देख सकते हो कि हाँ उधर बैठा हुआ है। अगर उस दीवार पे देखो तो कुछ जो डार्क